वहां भवन बनाया जाए। एक कार्य शुरू किया गया, जमीन अलॉट की 2 बीघा जाट समाज को, 2 बीघा कुमार समाज को, 2 बीघा सैनी को, 2 बीघा नाई को, 2 बीघा भील को, 2 बीघा मेघवाल को जमीन अलॉट हुई। जमीन अलॉट होने के बाद में कहा गया कि जमीन अलॉट हो गई तो क्या वो अब आपको पैसा लेना है तो रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी संस्था, जमीन के लिए भी संस्था रजिस्टर्ड करवानी पड़ेगी, पैसे के लिए भी। तो वो जो संस्था रजिस्टर्ड हो गई, संस्था किस नाम से रजिस्टर्ड हुई? संस्था रजिस्टर्ड हुई भील समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई मेघवाल समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई मीणा समाज के नाम से, संस्था रजिस्टर्ड हुई माली समाज के नाम से। यानी कि अब जो जाति कभी उनके शास्त्रों तक सीमित थी या व्यवस्था तक सीमित थी, आज वो इस देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सर्टिफाइड हो गई और वो रजिस्टर्ड हो गई, रजिस्ट्रेशन हो गया और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया। और आप लोगों ने सोचा कि मैं समाज का काम कर रहा हूं, आप लोगों ने सोचा कि मैं जो है देश हित में काम कर रहा हूं, आपने सोचा कि मैं समाज को इकट्ठा करने में काम कर रहा हूं, लेकिन आप इनडायरेक्ट रूप से या ज्ञानतावश इनोसेंटली समाज को तोड़ने के काम पे आपके दुश्मन ने आपको लगाया। ये बात आपके समझ में नहीं आई। सामाजिक संगठनों की बात में जाति ही तोड़ने का आधार है, इसके अलावा कोई आधार उनके पास में नहीं है। जहां ऐसे संगठन, जैसे अभी आपने उदाहरण दिया कि हम इतने इतने अलग अलग जाति के लोग मिलकर के जाते थे और जहां वहां जाकर लोगों की मदद करते थे। हमारे दुश्मन को पता चला कि वामसेव संगठन की तर्ज पर SC ST OBC आज जो करीबन आज वामसेव के जितने अधिवेशन चल रहे हैं पूरे देश के अंदर, उन अधिवेशनों के अगर सभी अधिवेशनों को अगर रजिस्टर्ड करके एक तरह से लिस्ट बना करके सूची बनाकर किया जाए तो उन अधिवेशनों के अंदर जो 5 या 7 जितने भी हो रहे हैं, 6,743 जाति के टुकड़ों में से 5,000 जाति के टुकड़े आज भारत में वामसेव के पंडाल में उपस्थित है। 5,000 से ज्यादा जाति के लोग आज वामसेव के पंडालों में उपस्थित है। यहां पर भी बैठे हुए भी कम से कम जितने लोग आए हैं ना, वो अगर यहां बैठे हुए ये भी 100-200 जाति से कम ही है। सब अलग अलग जाति से, कोई एक जाति से नहीं है यहां पर। तो ये जो खतरा दुश्मन के लिए बढ़ा, इसलिए उसने जातीय संगठनों को तवज्जो दी। जातीय संगठनों के साथ में वामसेव की तर्ज पर संगठन बनने लगे तो उन्होंने क्या कहा, इसका लीडर तो ताराराम है, तो ताराराम तो भील है, तो भील है तो फिर ये मील क्यों जुड़े? अगर भील है तो मेघवाल क्यों जुड़े? वामन मेश्राम महार है तो चमार क्यों जुड़े? चूड़ा क्यों जुड़े? इस तरीके का एक शगुफा दुश्मन द्वारा चलाया जा रहा है जो सभी जातियों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। उन संगठनों का अरे लीडर जो होगा तो एक होगा। अगर लीडर एक होगा और तुम्हारी व्यवस्था के अनुसार किसी न किसी जाति से तो बेदाग होगा ही होगा, तो दाग लगा ही होगा उसके ऊपर, किसी न किसी जाति का तो कलंक लगा ही होगा। तो अगर आप उस जाति के साथ जोड़ोगे कि ये कौन सा वामसेव है कि ये भीलों वाला वामसेव है, फिर तो हो गया काम। लेकिन दुश्मन कर रहा है ऐसा। इसलिए मेरा निवेदन है कि सामाजिक संगठनों में भी जाति जो है, जाति फैक्टर जो दुश्मन का सबसे खतरनाक हथियार है, वो हथियार काम करता है, हर जगह काम करता है। फिर जातीय संगठनों को भी विभाजित करने के लिए यहीं तक वो रुकता नहीं है। जातीय संगठनों में एक संगठन अगर जयपुर में चल रहा है तो उसके महासचिव है, उपाध्यक्ष है, कोषाध्यक्ष है, वो होते हैं। और उसमें अगर अध्यक्ष महोदय थोड़ी सी मनमानी करनी शुरू कर देते हैं तो दुश्मन हमारा क्या करता है, कोषाध्यक्ष को एक तरफ लेकर के कहता अरे वाह, काबिलियत तो आप में है, आप तो खुद अपने आप में कम नहीं है, आप इसके अधीन काम कर रहे हैं, आप इसके ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। उसके अंदर एक हवा भर जाती है और वो भी एक गुब्बारे की तरह उड़ना शुरू हो जाता है और अलग जाकर के 4 लोगों लेकर के वो भी संगठन बना देता है। यानी एक ही जाति में भी सैकड़ों संगठन बन चुके हैं। ये हमारे दुश्मन का तोड़ने का और विभाजन करने का हथियार है जो कभी जाति के रूप में था। जातियां सिर्फ 6,743 थी, लेकिन आज संगठन कितने हैं? रजिस्टर्ड संख्या बता रहा हूं 25 लाख जाति संगठन महापुरुषों के नाम पर, और जितने भी फुले अम्बेडकरी रजिस्टर्ड संस्थान है 25 लाख संगठन है। हमारे दुश्मन से तो कई 100 गुना काम हमने कर दिया।
अब बात आती है सामाजिक संगठनों के एकीकरण की और राजनीतिक संगठनों के एकीकरण की, तो हमें प्रायोरिटी किसको देनी चाहिए, कैसे होना चाहिए? सामाजिक संगठनों को एकीकरण होना चाहिए। मेरे एक भाई ने बहुत बढ़िया बात कही मंच पर आकर के कि ये एकीकरण किसी भी कीमत पर संभव नहीं है, हो ही नहीं सकता। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं, और एक बात और बता दूं, 2009-10 में पहला प्रयास भी हम ही ने शुरू किया था, और वो प्रयास चलते चलते 2-3 साल में हमें एक्सपीरियंस हो गया, अनुभव हो गया कि ये कभी एकीकरण होने वाला नहीं है। इसलिए हमने लोगों से कहा कि चलो भाई एक फॉर्मूला अपनाते हैं। लोगों ने कहा क्या? मैंने कहा अगर एक रोड के ऊपर एक थड़ी लेकर के बैठा है, कोई कैबिन लेके बैठा है, अगर वो पान का गल्ला या बीड़ी सिगरेट बेच रहा है, और उस आदमी से जाकर के कहो, क्योंकि जो भी जाएगा उसको कहेगा सेठ जी सिगरेट दो, सेठ जी पान दो, उसको सेठ जी बोला जा रहा है, भले ही वो नाले पर बैठा है। अब उसको कहो कि सेठ जी आप अपनी दुकान बंद करो और मेरे शोरूम में नौकरी पकड़ने के लिए आ जाओ, आएगा क्या? वो कभी आने वाला नहीं है, क्योंकि वहां वो सेठ जी है, भले ही 200 रुपए कमा रहा है पर डे, लेकिन सेठ जी है। वो सेठ जी वाली फीलिंग नहीं जानी चाहिए, इसलिए वो नाले पर बैठा बदबू भी सूंघ रहा है। हमने क्या किया? हमने तरीका अपनाया। हमने कहा सेठ जी को ये मत कहो कि तुम्हें नौकरी करनी। सेठ जी को हमने कहा सेठ जी हमारा एक बड़ा मॉल है, शोरूम है, आप चाहें तो उसमें दुकान लगा सकते हैं। वो 2 मिनट में तैयार हो गया, वो नाले पर से हट गया, हमारे शोरूम का हिस्सा बन गया, हमारा शोरूम भी चलने लगा, उसका धंधा भी चलने लगा। हमने दूसरा उदाहरण दिया कि कोई भी नदी अपने आप में समंदर नहीं होती, लेकिन हर नदी को समंदर तक पहुंचने के लिए बड़े दरिया में मिलना पड़ता है। जब तक छोटी नदी किसी बड़े दरिया में नहीं मिलेगी, वो कभी भी समंदर का रास्ता तय नहीं कर सकती। हमने लोगों से कहा कि क्या वो नदी बड़े समंदर में, बड़े दरिया में मिलकर अगर वो समंदर का रास्ता तय करती है, तो क्या उस नदी का अस्तित्व खत्म होता है? उस नदी का अस्तित्व कभी खत्म नहीं हुआ। मैंने भारत के हर कोने कोने में जाकर के देख लिया है, अलग अलग नाला, नदी छोड़ो, कोई नाला भी अपना अस्तित्व खत्म नहीं किया है, वो भी अपनी जगह पर कायम है। तो क्यों ना हम छोटे और बड़े संगठन, हम नाले और नदियां, ये सारे संगठन इकट्ठा होने की बजाय एक मंच पर, एक जगह पर सामंजस्य और समन्वय बिठा करके हम एक काम के, एक उद्देश्य के लिए अगर साथ आ जाएं, तो ये एक बड़ा दरिया बन जाएगा, और बड़ा दरिया जो है वो पहाड़ों का सीना चीर करके भी समंदर तक पहुंच जाता है। इसलिए एकीकरण की बात सामाजिक संगठनों में कहीं पर भी जरूरी नहीं है। मैं कहता हूं कहीं पर भी जरूरी नहीं है, बट सामंजस्य और समन्वय जरूरी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन रहेगा तो मैं यहां बैठ करके किसी आदमी को यह नहीं कहूंगा कि लखनऊ मत जाना। मैंने इस कार्यक्रम के विज्ञापन के लिए 10-15 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था। उस वीडियो में मैंने कहा मुंबई में कार्यक्रम हो रहा, लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा, नागपुर में कार्यक्रम हो रहा और जयपुर में कार्यक्रम हो रहा। जहां जिसको सहूलियत हो, जहां जिसको नजदीक हो, वहां पहुंच जाए। ये है समन्वय, ये है कोऑर्डिनेशन। ये तो उसके वाला हो गया, ये इस